विलियन। आज भाग संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व 3 वीडियो हम बना चुके हैं। पिछले वीडियो तक हमने अध्ययन किया था अणुसंख्या गुणधर्म और उसमें से 2 अणुसंख्या गुणधर्म वाष्प दाब RLVP, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन और क्वथनांक यूनियन हम पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म लेके आए हैं जो कि हमारा भाग संख्या 4 है। तो अणुसंख्या गुणधर्मों में हम बात करते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, और अणुसंख्यक गुणधर्म में हम लेंगे तीसरा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन पिछली बार हमने पढ़ा था क्वथनांक का यूनियन। मैंने आपसे कहा था जिस बंदे को क्वथनांक का यूनियन याद हो गया उसको हिमांक का अवनमन तो याद होगा ही होगा। कैसे? उसमें आपने देखा था क्वथनांक किसे कहते हैं, इसमें देखेंगे हिमांक किसे कहते हैं। उसमें आपने देखा था क्वथनांक का यूनियन क्या है, इसमें देखेंगे हिमांक का अवनमन क्या है। उसमें कारण था पर यहाँ हिमांक अवनमन का कारण नहीं है। प्रावस्था साम्यावस्था होता है जो हमारे कोर्स में नहीं है, न इसको देखना है। फिर हमने उधर देखा था सिद्ध कीजिए कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। कैसे सिद्ध किया था आपने कहा सबसे पहले ग्राफ से, फिर राउले का नियम, दोनों से मिलाकर समीकरण 3 बनाई और उसको खोलते चले गए तो फाइनली उत्तर आ गया था डेल्टा टीबी समानुपाती छोटा है, मोलनता। आज हम कर रहे हैं हिमांक अवनमन। तो देखिए सबसे पहले हिमांक क्या है, तो हम तो विलियन में उसी डायग्राम को वापस बना देते हैं। ये हमारा विलायक, ये हो गया हमारा क्या, विलायक। अब विलायक में आप क्या मिला दोगे, अभी कुछ मत मिलाओ, अभी बहुत हिमांक। तो हिमांक भी एक ताप है। कोई चीज जमती है तो ताप कम हो चाहे ज्यादा हो, ताप तो होता ही उसमें। तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता था वो तो था क्वथनांक। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, हिमांक। तो ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो इसका जो दाब है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वो कहलाता है आपका क्वथनांक। माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक है आपके पास TF। फिर इसमें आपने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय। जैसे ही आपने अवाष्पशील विलय मिलाया तो विलय को जब तुम विलायक में मिलाओगे तो क्या बन गया आपका, विलय को विलायक में मिलाने पर बन गया TS। क्या बन गया, TS। यह TS अवनमन मतलब कमी, इसकी तुलना में क्या आएगा बेटा, कम आएगा, और उसी को आप क्या कहोगे, हिमांक का अवनमन। तो फॉर्मूला क्या बन गया, क्वथनांक यूनियन का फॉर्मूला था डेल्टा TB, तो B की जगह क्या आ जाएगा, F बराबर ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो। तो इस बार अवनमन कमी हुआ तो ज्यादा यही है, तो आप कहोगे TF माइनस TS। ये हो गया आपका हिमांक अवनमन। हिमांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक अवनमन से आपका क्या अभिप्राय है, माना कि शुद्ध विलायक का हिमांक TF है। जब इसमें अवाष्पशील विलय को मिलाते तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक की अपेक्षा घट जाता है। हिमांक में हुई यह कमी क्या कहलाती है आपके पास, हिमांक अवनमन कहलाता है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि ये अणुसंख्या गुणधर्म है। जैसे आपने क्वथनांक का कहा था डेल्टा TB समानुपाती छोटा m, तो यहां होगा डेल्टा TF समानुपाती छोटा m। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वही क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सिद्ध कीजिए हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कर लो बात। सबसे पहले क्या बनाया था आपने, ग्राफ क्या था, वहां पर भी ताप था और वाष्प दाब था, तो वाष्प दाब और ताप में संबंध। तो देखिए ग्राफ बन जाएगा आपके पास, एक साइड ले लो आप वाष्प दाब अक्ष, ये हो गया आपके पास वाष्प दाब, और इधर क्वथनांक की जगह क्या ले लो आप, हिमांक अक्ष। दोनों में फर्क है, जब क्वथनांक लेते थे तो विलायक और विलियन, इस बार ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो,
क्योंकि हमारे पास कुछ आंकड़े तो है नहीं, ग्राफ से ही हमें समझना है। तो सीधा ग्राफ में हमेशा विलायक आगे आएगा, विलयन पीछे। तो यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मान लो, एक बिंदु यहाँ मान लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास शुद्ध विलायक, और ये बन गया हमारे पास विलयन, पहले से लाइन ड्रॉ करके। और ये तो हम जानते हैं विलयन की सांद्रता विलायक से ज्यादा होती है, इसलिए आगे की तरफ आएगा। अब दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये मिल गया आपके पास वासुदाब अक्ष पर, और ये मिल गया हिमांक अक्ष पर। ये मिल गया वासुदाब अक्ष पर, और ये मिल गया हिमांक अक्ष पर। तो देखो शुद्ध विलायक का हिमांक आप कहोगे TF, विलयन का हिमांक तो आप कहोगे TS, शुद्ध विलायक का वासुदाब P0, विलयन का वासुदाब PS। तो क्या इसका घटना इसके घटने के समानुपाती है। तो सबसे पहले आप कहोगे किससे, ग्राफ से, ग्राफ से। और ग्राफ से संबंध क्या निकला, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है डेल्टा P नॉट समानुपाती। या इधर ले लो आप, पहले इसको ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो TF माइनस TS, आपने कह दिया डेल्टा TF, समानुपाती क्या हो गया आपके पास, डेल्टा P0, इन दोनों का अंतर। फिर अवास्तविक विलय मिलाया तो राउले के नियम से, राउले के नियम से, और राउले का नियम क्या है सबको पता है, डेल्टा P नॉट समानुपाती XB। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। डेल्टा P नॉट का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दो, तो क्या आ गया आपके पास, डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P नॉट की जगह क्या लिख दूं, XB। खोल दो तो आ गया डेल्टा TF बराबर K इंटू मोल बिन को खोलो, B मतलब विलय, तो क्या विलय के मोल प्लस कुल मोल, तो विलय प्लस विलायक के। हर के पद में विलायक के मोल विलय से बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दो, नगण्य मान लो, तो आपके पास बच जाएगा डेल्टा TF बराबर K इंटू N अपॉन N। नेक्स्ट अब N और N को खोल लो, N का मतलब मोल होता है, तो क्या होगा आपके पास डेल्टा TF बराबर K, विलय के मोल तो विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अनुभार, बटा बड़ा N का मतलब विलायक, तो विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का अनुभार। फॉर्मूले को तरीके से लिखो, डेल्टा TF बराबर ये चला जाएगा ऊपर, तो K इंटू MA इंटू WB अपॉन ये से इंटू हो जाएगा, तो MB इंटू WA, और K मां से क्या बन गया आपके पास, बड़ा कांस्टेंट बन गया, जिसको हम वहां कहते थे क्वथनांक उन्नयन में ऊनियन स्थिरांक, हिमांक अवनमन में इसको आप कह सकते हो अवनमन स्थिरांक। तो डेल्टा TF बराबर K स्टाइलिश, K मूंछों वाला, नेक्स्ट इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, और ये शब्द बन गई आपकी मोललता। तो क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास संबंध आ गया डेल्टा TF बराबर K इंटू M, इसको समानुपाती में डाल दो, तो डेल्टा TF समानुपाती छोटा m, हेंस प्रूव क्या हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती है, अतः एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन में आपने K के दो रूप देखे थे बेटा, K के दो रूप देखे थे, एक K था आपके पास उन्नयन स्थिरांक और दूसरा था मोलल उन्नयन स्थिरांक। वैसे ही इसी K के यहाँ पर दो रूप है, एक K जिसको हम बोलेंगे अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, और एक K है आपका KF, जब वहां था KB जिसे आपने बोला था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां बोलोगे आप मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या आप परिभाषा बता सकते हैं, उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन में पढ़े थे, वैसे ही यहां है अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक। याद करो, एक में एक को डाला तो एक मोल विलय को यहां से बना दो, एक मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला हिमांक अवनमन क्या कहलाता है, अवनमन स्थिरांक। इसी फॉर्मूले से WB अपॉन MB होते हैं मोल, ठीक है। ये देखो WB अपॉन MB क्या होता है आपके पास, विलय के मोल, तो एक मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला हिमांक अवनमन ही क्या कहलाता है, अवनमन स्थिरांक। उधर वाले में क्या बोलोगे, एक मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर होने वाला हिमांक अवनमन ही क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक।
तो ये हो गया। तो हम वापस से इस बात की चर्चा करते हैं एक बार। तो आपने क्या देखा भाई, तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म हिमांक अवनमन। हिमांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? हिमांक। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? TF माइनस TS। माना कि शुद्ध विलायक का हिमांक है TF, अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलयन का हिमांक TS विलायक के हिमांक की तुलना में कम हो जाता है, और इसी कमी को आप क्या बोलते हो? हिमांक अवनमन कहते हैं। इस अवनमन का कारण है ठोस अवस्था व वाष्प अवस्था साम्य में होती है, जिसको हम कह सकते हैं फेज इक्विलिब्रियम अवस्था या प्रावस्था साम्य अवस्था। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि हिमांक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। सबसे पहले ग्राफ से, फिर राउले का नियम, दोनों को मिलाकर समीकरण 3। समीकरण 3 में x b को खोला, विलय के मोल बटा कुल मोल, विलय के मोल बहुत कम है उसको हटा दिया, तो आपके पास लास्ट में सोल्व करते हुए संबंध आया डेल्टा TF समानुपाती m। नेक्स्ट, k के दो रूप, अवनमन स्थिरांक और मोल अवनमन स्थिरांक। एक मोल को 1 ग्राम में डाला, जो हिमांक अवनमन हुआ वो हुआ अवनमन स्थिरांक। एक मोल को 1000 में डाला, जो आपके पास अवनमन हुआ उसी को बोलते हैं मोल अवनमन स्थिरांक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं केबी की बात करता हूँ। जैसे पिछले टॉपिक में केएफ की, जैसे केबी की बात की थी, वैसे इस टॉपिक में हम केएफ की बात कर रहे हैं। तो देखो केएफ क्या है, तो केएफ है मोल अवनमन स्थिरांक। तो याद करो केबी की इकाई क्या थी? केजी मोल इनवर्स, काका जी मोल ले लो, यहां पर भी यही होगी। नेक्स्ट, ये जो आपके पास केएफ है ये जो केएफ है, जल के लिए इसका मान कितना होगा बेटा? तो बताओ केएफ का मान कितना था? 0.52, इसका होगा आपके पास 0.86 केजी के 1.186 केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट, इसका मान ऊष्मागतिकी से कैसे निकाल सकते हैं? तो आप कह सकते हो KF इक्वल्स टू होता है क्या? mr डेल्टा TF का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H, यहां पर कह दो आप HF, ठीक है, फ्यूजन की ऊष्मा या वही एंथैल्पी। तो यहां हो गया KF बराबर हो सकता है mr, पहले याद करो क्या था? KB बराबर mr डेल्टा TB स्क्वायर। अब कोई चीज उबलती है तो वहां गुप्त ऊष्मा होगी, और यहां पर आपके पास वाष्पन की ऊष्मा कह दो, या आप कह सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज हो रही है कोई चीज, ठीक है, तो आप इसको एंथैल्पी परिवर्तन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हो गया आपके पास एंथैल्पी। एंथैल्पी किसकी? कोई चीज जम रही है तो आप कह सकते हो जमाव की एंथैल्पी, या कह सकते हो फ्यूजन की एंथैल्पी, डेल्टा HF। ये हो गया हमारे पास हिमांक अवनमन। अगला टॉपिक उसमें क्या किया था? हिमांक अवनमन के सूत्र से विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो आप विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करोगे? विलय का अनुभार ज्ञात करना, विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे भैया? विलय के अनुभार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई थी, अणुसंख्या गुणधर्म से। तो आप भी कह दोगे अणुसंख्या गुणधर्म से, अणुसंख्यक गुणधर्म से, अणुसंख्या गुणधर्म से डेल्टा TB समानुपाती छोटा m, हटा दो, तो आपके पास आया डेल्टा TB बराबर KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। अगर ये ग्राम में तो ऊपर काय से गुणा हो जाएगा? 1000 से, और नहीं तो किलो में हुआ तो एक ही आएगा जैसे यहां पर है। नेक्स्ट, अगली बात, अब क्या कर सकते हैं? विलय का अनुपात MB है, इसको ऊपर दे दो, तो MB बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया? KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या आ गया आपके पास? डेल्टा TB इंटू WA। ये आपके पास विलय का अनुपात हो गया। और अंतिम बिंदु क्या था? वाष्प दाब। सबसे पहले वाष्प दाब का मान किससे निकालते थे? बैरोमेट्रिक विधि से। क्वथनांक उन्नयन का मान लैंडबर्गर की विधि से। हिमांक अवनमन का मान, हिमांक अवनमन का प्रायोगिक मान रास्ट के केम्फर मेथड, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रास्ट के केम्फर मेथड, रास्ट की कपूर विधि या बेकमान विधि से ज्ञात करते हैं। तो इनका मान किससे ज्ञात कर सकते हैं? या तो रास्ट की कपूर विधि से, या कर सकते हो बेकमान की विधि से। ये हो गया हमारा हिमांक अवनमन। तो सिद्ध कीजिए, ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले ग्राफ बनाया राउले के नियम से, फिर दोनों को मिलाकर समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 को लगातार खोलते गए, तो लगातार खोलने से फाइनल उत्तर क्या है भैया? डेल्टा TF समानुपाती छोटा है।
अब यहाँ पर जो k था, k के दो रूप है, अवनमन स्थिरांक और मोल अवनमन स्थिरांक। एक को 1 में डाला, जो हिमांक अवनमन हुआ वही अवनमन स्थिरांक है। एक को 1000 में डाला तो जो आपके पास हिमांक अवनमन हुआ उसे मोल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। हिमांक अवनमन या यूं कह सकते हो अवनमन स्थिरांक। तो अवनमन स्थिरांक क्या होगा आपके पास, kf। जल के लिए इसका मान 0.186। इकाई हो गई k kg मोल इनवर्स। ऊष्मागतिकी से इसका मान डेल्टा mr डेल्टा tf स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा ho। अगला विलेय का अनुपात ज्ञात करना, यहां से हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और प्रायोगिक मान किससे निकाल सकते हैं आप, बेकमान की विधि से या राष्ट्र की कपूर विधि से। यह हमारा अणुसंख्यक गुणधर्मों में तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म खत्म। अब चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म लेते हैं बेटा पराशरण दाब। तो नेक्स्ट अगला देखिएगा आप फोर्थ है आपके पास परासरण दाब। परासरण दाब जिसको हम बोल सकते हैं पाई। नेक्स्ट परासरण दाब पढ़ने से पहले परासरण और विसरण को देखो। जनरली परासरण और विसरण क्या होगा, पानी में रखी किशमिश का फूलना एक परासरण है। जल से भरी द्रोणी में या जल से भरे पात्र में, गिलास में एक बूंद शहद की डाल दो, पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दो, पूरा विलयन रंगीन हो जाएगा, ये विसरण है। तो सबसे पहले राजस्थान बोर्ड का सवाल है, तो विसरण और परासरण में अंतर देखते हैं कि विसरण आपके पास क्या होगा और परासरण आपके पास क्या होगा और दोनों में अंतर क्या है। देखो विसरण का मतलब आपको बता चुका। एक और प्रयोग, सेंट की शीशी यहां खोलो सुगंध दूर तक फैल जाती है, अगरबत्ती यहां जलाओ सुगंध दूर तक फैल जाती है, वो विसरण है। तो मींस विलेय और विलायक, इसमें सीधी बात है विलेय भी होगा प्लस विलायक भी होगा। विलेय प्लस विलायक की सांद्रता का या अणुओं का कहां से कहां, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, आपका विसरण कहलाता है। जबकि परासरण में क्या होगा, पहली बात तो बेटा विलायक के कण दौड़ेंगे, पहले तो यही ध्यान रखना, ओनली विलायक के कण, वो भी किसमें से, अर्धपारगम्य झिल्ली SPM क्या होती है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में कहां से कहां, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। तो विसरण हो गया हमारा, विलेय प्लस विलायक के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विदाउट SP, वो कहलाता है विसरण। दूसरी बात, सिर्फ विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गमन कहलाता है परासरण। ये तो परिभाषाएं होगी। अगर आपको अंतर पूछे तो अंतर भी है, विलेय और विलायक के कण दौड़ते हैं, केवल विलायक के कण दौड़ते हैं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अगली बात, विसरण की प्रक्रिया है। आप देखो सेंट की शीशी यहां खोली नहीं और सुगंध 2 मिनट में फैली नहीं, लेकिन पानी में रखी किशमिश क्या 1 मिनट में फूल जाएगी, पूरी रात रखोगे तो सुबह तक फैलेगी। मींस विसरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, जबकि परासरण की प्रक्रिया कैसी होती है, धीमी होती है। उदाहरण आपने देख लिया, अगरबत्ती की सुगंध का फैलना, ठीक है, सेंट का या इत्र का अपनी शीशी में से फैलना। इसमें पानी में रखी किशमिश का धीरे धीरे फूलना, पानी में रखी किशमिश फूलती है, वो परासरण का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ये हो गए विसरण और परासरण। अब यहां पर एक शब्द आया है, क्या शब्द है आपके पास, शब्द है ये कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो देखो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो यहां से परिभाषा तो बनी गई आपके पास, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को स्थानांतरित होने देती है, विलायक के कणों को पारगमित होने देती है, आर पार जाने देती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब जो जनरली अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये फिनोलमेट होती है या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। तो या तो बनी होगी किससे, फिनॉल की, और या बनी होगी ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, फेरोसाइनाइड,
ये एक संकुल यौगिक है जो पाठ संख्या 9 में देखेंगे। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की भी बनी होती है और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की भी बनी होती है। जनरली जो लिखा होता है वो क्या होता है, फेरोसाइनाइड की बनी होती है, या पूरा बोल दो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ऐसी झिल्ली जो ऐसी पारगम्य झिल्ली जो विलायक के कणों को स्थानांतरित होने देती है, जनरली फिनॉल व पोटेशियम किसकी बनी होती है, फेरोसाइनाइड की बनी होती है। क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। पुराने जमाने में ये जानतो झिल्ली या चरम पत्र की बनी होती थी, पर लेटेस्ट युग में इसकी बनी होती है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा विरास विसरण, परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब पढ़ते हैं परासरण दाब क्या होता है। तो देखो परासरण दाब को समझने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा। हमने सबसे पहले कीप लिया जिसका ऊपर से मुंह सकरा है और नीचे से मुंह कैसा है, चौड़ा है। इसको बोलते हैं आप थिसिल कीप। यह है आपका क्या, थिसिल कीप। अगली बात, थिसिल कीप के चौड़े मुंह पर बेटा एसपीएम बांध दी, अर्धपारगम्य झिल्ली को आपने बांध दिया। ये लो, ये बांध दिया आपने क्या, एसपीएम। अब इसको इसमें आप विलयन डाल दो, विलय प्लस विलायक मतलब शक्कर और पानी को मिलाकर इसमें डाल दो, और इसका जो तल है उसको नोट कर लो कि यहां ए पर तल था, इसमें भरा हुआ आपका विलयन। नेक्स्ट, अब आप इसको विलायक से भरे पात्र में स्थानांतरित कर दो। यह आपका भरा हुआ क्या, विलायक। विलायक से भरे पात्र में इसको स्थानांतरित कर दीजिए। ये हो गया आपका विलायक। यहां भरा हुआ बेटा विलायक, यहां भरा विलयन। क्या होगा, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम को देखेगा, विलायक के कण कहां से कहां, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता। एक लाइन याद करो, परासरण में करेंगे युद्ध शुद्ध से अशुद्ध। शुद्ध कौन होता है, हमेशा विलायक होता है। तो क्या होगा, विलायक की सांद्रता वैसे भी कम है, क्योंकि सांद्रता किस पे निर्भर करती है, विलय पर निर्भर करती है। तो इसमें तो विलय है नहीं, विलयन में तो है विलय, तो हमेशा विलयन की सांद्रता विलायक से ज्यादा ही होगी। सांद्रता निर्भर करती है विलय पर, जिसमें विलय है ही नहीं तो सांद्रता कहां से होगी। तो देखो सीधा याद कर लो आपको, परासरण में करो युद्ध शुद्ध से अशुद्ध, तो विलायक के कण कहां जाएंगे, शुद्ध से अशुद्ध की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने से जैसे ही विलायक इसमें आएगा, इसका तल बढ़ जाएगा और एक निश्चित तल पर जाकर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। यूं कहा जा सकता है दोनों की सांद्रता बराबर होगी। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, ये जो इसका तल है, जिस तल से सारा लेकर ये ऊपर चढ़ा है, ठीक है, वही तल क्या करता है, इसका विरोध करता है, और वहां से जो उत्पन्न दाब होता है जिसको बोलते हैं स्थिति के कारण उत्पन्न दाब, तो ये कहलाता है आपका द्रव स्थैतिक दाब। स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द्रव स्थैतिक दाब। यह द्रव स्थैतिक दाब क्या करता है बेटा, इस विलायक के कणों को ऊपर की ओर आने से रोकता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। एक और होता है इसमें व्युत्क्रम परासरण, उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जो आरोह में काम आता है। लेकिन पहले आप इसको समझिए, वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है। तो जरा सोचो, परासरण कैसे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, जबकि यह दाब किस तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ। तो ऐसा दाब जो परासरण के विरुद्ध हो वही परासरण दाब है। इसे हम व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं, लेकिन वो दूसरी तरह से। ये द्रव स्थैतिक दाब और वो बाह्य दाब होगा। तो क्या, वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है या परासरण के विपरीत उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है आपके पास, परासरण दाब कहलाता है। परिभाषा छोटी सी है पर समझना जरूरी है। नेक्स्ट, अगली बात, अब देखो ऊंचाई पर परासरण दाब लगाइए। ऊंचाई पर कैसे, पानी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो यहां पर पाई का मान होगा पाई बराबर एच डी जी। तो जब जब ऊंचाई पर पानी चढ़ेगा तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर एच डी जी। एच मतलब जितनी हाइट है वो, डी मतलब इसका घनत्व, और जी मतलब इस पर लगने वाला क्या है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण कह दो। ठीक है, जी का मान 9.8 जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो इस पे लग जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास परासरण दाब। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, विसरण, परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली और परासरण दाब। अगली चीज इसमें अध्ययन करते हैं। अब देखो, ये जो परासरण दाब है, परासरण दाब होता है पाई। तो पहले हम ये सिद्ध करें कि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। यह आया कैसे, तो नेक्स्ट देखो, हमने हर किसी को सिद्ध किया, सिद्ध कीजिए हिमांक का उन्नमन, सिद्ध कीजिए क्वथनांक गुणियन, तो सिद्ध कीजिए परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो यहां पर बना देते क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब
परासन दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस बात को आपको सिद्ध करना है, तो चलो सिद्ध करते हैं। तो हम परासन दाब की समीकरण लेते हैं। ये समीकरण कहां से आई उसकी भी तुलना करेंगे 2 मिनट बाद। तो देखिए, सबसे पहले आप कहोगे परासन दाब की समीकरण से, परासन की समीकरण से यूं बोल दो। और समीकरण होती है आपके पास, जैसे आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी की जगह पाई लगा दो, तो आपके पास आ गया पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी। इसको नीचे दे दो, तो पाई इक्वल्स टू आ गया एन अपॉन वी आर टी। ये तुम्हें बताइए बेटा, एन होता है मोलों की संख्या, वी होता है आयतन, इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो यहां पर बन गया पाई बराबर एम आर टी, एम और टी कांस्टेंट आपके पास, तो आ गया पाई समानुपाती एम। देख लीजिए फिर से एक और घटना, क्या परासन दाब मोलरता, बाकी सभी वो दोनों मोलरता के समानुपाती थे, परासन दाब मोलरता, और मोलरता एक सांद्रता की इकाई है, अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इस तरह से ये बात सिद्ध हो गई। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये समीकरण कहां से आई, तो इस समीकरण को लिए हमें परासन के नियमों को समझना होगा। तो परासन के नियम 2 मिनट बाद लेते हैं, एक बार इसका रिपीटेशन कर लेते हैं। तो आपने क्या स्टार्ट किया, परासन दाब। विसरण किसे कहते हैं, आप कहोगे विलेय और विलायक के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विदाउट एसपीएम क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यह एक तीव्र प्रक्रिया है, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, यह विसरण है। पानी में KMnO4 को डाल दिया, KMnO4 से पानी का रंग गुलाबी हो गया, बुरी तरह से फैल गया, यह विसरण है। यहाँ पर केवल विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता मतलब विलायक के कणों का विलायक से विलयन की ओर गमन। निम्न मतलब विलायक, विलायक की तो सांद्रता नहीं होती है और विलयन की सांद्रता होती है, तो विलायक से विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए इसके लिए, यह धीमी प्रक्रिया है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, ऐसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ऐसी पारगम्य झिल्ली जो विलायक के कणों को आर पार आने जाने देती है, जो फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, क्या कहलाती है आपके पास, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो भाई परासरण दाब क्या है, परासरण का उल्टा परासरण दाब है, परासरण की घटना के विरुद्ध। देखो परासरण हो रहा है ऐसे और ये लग रहा है ऐसे, तो मींस वह द्रवस्थितिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, परासरण के विपरीत उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को समझने के लिए हम एक थिसिल कीप लेते हैं, जिसके चौड़े मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध देते हैं, इसमें विलयन को भर देते हैं तथा इसे शुद्ध विलायक से भरे पात्र में लटका देते हैं। कुछ समय पश्चात परासरण की घटना होगी, विलायक के कण विलायक शुद्ध से विलयन की ओर जाएंगे, जिससे पानी का तल ऊपर बढ़ेगा, पर कुछ समय पश्चात ये रुक जाएगा, क्योंकि द्रव की स्थिति के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जो इस परासरण को रोकता है, और वही दाब क्या आपका परासरण दाब है। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो आप कहोगे परासरण की समीकरण पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी से हमने सिद्ध किया, और पाई समानुपाती क्या हो गया, एम। चलो अब वो समीकरण कहां से आई, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम या परासरण के नियम। परासरण दाब के नियम, परासरण के 2 नियम, एक है वांट ऑफ बॉयल का नियम, तो देखो, और दूसरा आपका वांट ऑफ ताप दाब नियम। पहला तो है वांट ऑफ बॉयल का नियम, पहला वांट ऑफ बॉयल का नियम, बॉयल का ताप नियम, वांट ऑफ बॉयल का नियम। और दूसरा आपके पास, या यूं कह दो आप, पहले आपको सीधा ही समझा देते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका है पाई समानुपाती सीटी। अरे पाई सीटी बजा दे, अरे पाई सीटी बजा दे। तो पहला नियम हो गया पाई समानुपाती सी, ये कौन सा हो गया, सांद्रता का। तो ये हो गया आपके पास वांट ऑफ बॉयल का नियम, वांट ऑफ बॉयल का नियम, बॉयल का नियम जो सांद्रता से समानुपाती है। तो पाई समानुपाती क्या हो गया, सी, और सांद्रता और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो पाई समानुपाती 1/v, अर्थात यहां पर कौन नहीं आया बेटा, यहां पर ताप नहीं आया, तो ताप क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर कोई आपसे पूछे क्या कि वांट ऑफ
बॉयल का नियम किसे कहते हैं, या वान हाफ सांद्रता का नियम किसे कहते हैं, तो आप कहोगे नियत ताप पर परासन ताप सांद्रता कर्मानुपाती होता है, जिसे वान हाफ बॉयल का नियम कहते हैं। दूसरा वान हाफ ताप दाब नियम, दूसरा वान हाफ ताप दाब नियम, जिसमें क्या होगा आपके पास पाई समानुपाती टी, या सीधा ही कह दो वान हाफ ताप का नियम। इसमें सांद्रता नियत है, दाब भी निश्चित है, तो नियत दाब पर परासन दाब ताप के समानुपाती होता है। अगर दोनों को मिलाकर लिखा जाए तो हमारे पास वो समीकरण आ जाएगी। तो क्या परासन दाब के कितने नियम, पाई सी टी बजा दे, पाई समानुपाती सी पहला नियम, पाई समानुपाती टी दूसरा नियम। दोनों समीकरणों को अगर मिला के लिखा जाए तो क्या होगा, दोनों को मिला के लिख दिया तो पाई समानुपाती सी टी, या पाई समानुपाती 1/v इंटू टी। नेक्स्ट समानुपाती का चिन्ह हटाओ तो आ जाएगा आपके पास वो गैस कांस्टेंट, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, सी की जगह सी, इसकी जगह आ गया आपके पास आर टी, तो बन गया क्या सी आर टी, और सी क्या है सांद्रता, तो सांद्रता बराबर क्या होता है n/v आर टी। v को ऊपर दे दो तो क्या आ गया पाई v इक्वल्स टू n आर टी। हेंस प्रूफ। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बन चुके हैं। सिद्ध कीजिए पाई v इक्वल्स टू n आर टी, सिद्ध कीजिए ये एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो जब आपको पूछेगा कि इस समीकरण को आप संतुलित करो या सिद्ध करो तो कैसे करोगे, वान हाफ बॉयल के और वान हाफ ताप दाब नियम से आप इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। नेक्स्ट, जबकि परासन के नियम कौन से, सीटी बजाते हैं। ये हो गए परासन के नियम। अगली बात का इसमें हम अध्ययन करते हैं कि परासन दाब जो होता है आपके पास, परासन दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो देखो परासन दाब के आधार पर जो विलयन है, राजस्थान बोर्ड में कई बार आ चुका है इसका सवाल। परासन दाब के आधार पर विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला होगा आपके पास समपरासरी, समपरासरी। नेक्स्ट इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। दूसरा होता है आपके पास अल्पपरासरी, अल्पपरासरी। इसको बोलते हैं आप हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। और तीसरा होता है आपके पास अतिपरासरी, अतिपरासरी। इसको बोलते हो आप हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक तीनों किसे कहते हैं। देखो दो भिन्न भिन्न विलयन है, ये दो भिन्न भिन्न विलयन है। ये लाइन, ये अंगुली छोटी है, ये अंगुली बड़ी है। यूं मान लीजिए ये दोनों ऐसे मिक्स की गई तो इसका परासन दाब कम है और इसका परासन दाब क्या है, ज्यादा है। तो दो भिन्न भिन्न परासन दाब वाले विलयन या दो परासन दाब वाले विलयन जिनमें जिसका परासन, जिस विलयन का परासन दाब कम होता है वो तो होता है आपके पास अल्प परासरी, और जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक, अति परासरी। जबकि अगर दो विलयनों का परासन दाब समान है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोटोनिक कह सकते हैं। यह है आपके पास समपरासरी। दो भिन्न भिन्न विलयन जिनके परासन दाब समान है तो वो होगा समपरासरी। दो भिन्न भिन्न परासन दाब वाले विलयन जिनमें अधिक परासन दाब वाला कम वाले के सापेक्ष अति परासरी और कम वाला अल्प परासरी होता है। नेक्स्ट यहां पर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया है, तुम सीधा ध्यान रखो भाई। अगर किसी कोशिका को किसमें रख दिया आपने, अति परासरी विलयन में रखा, तो अति परासरी विलयन एक तरह से बाहुबली है, उस कोशिका को फाड़ देगा, तो वो कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी, या उसका जो अंदर का जीवद्रव्य है या अंदर का सामान है वो बाहर आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी, फट जाएगी। या यूं बोल दो, एक तो होता है अंतःपरासरण, एक होता है बाह्य परासरण। तो जो चीज बाहर चली जाएगी आप कहोगे बाह्य परासरण हो जाता है, बाह्य परासरण हो जाता है। जबकि अगर किसी को अल्प परासरी में रख दो, यूं समझो कोई 7वीं क्लास का 8वीं क्लास का बच्चा है, कॉलेज के बच्चे के सामने रख दिया तो पीट पाट डालेगा, तो कॉलेज का बच्चा उसके लिए क्या, अति परासरी, तो फट जाएगा बेचारा। और उसको नर्सरी क्लास के बच्चे के सामने रख दिया तो फूल जाएगा, बाहुबली बन जाएगा, मतलब वो उसको पीट देगा। तो क्या होगा, अल्प परासरी विलयन में रखने पर वो कोशिका क्या होगी,
वह कोशिका फूल जाएगी, फूल जाएगी, या इसको बोल सकते हो आप अंतःपरासरित हो जाएगी, अंतःपरासरित, अंतःपरासरित हो जाएगी। जबकि यह सिकुड़ भी सकती है, ब्लास्ट का मतलब क्या हो सकती है, सिकुड़ जाएगी। तो आपको लाइनें ध्यान रखनी है। जैसे बोर्ड ने सवाल पूछा, भी बोर्ड ने सवाल किया, एक कोशिका को आपने नमक युक्त जलीय विलयन में रखा या 9% नमक में रखा, तो अब अगर हमारी आरबीसी को, हमारी आरबीसी में नमक होता है 0.09%, 0.09%, और उसको 0.1% नमक में रख दिया, तो 0.09 से 0.1 ज्यादा होता है, तो वो विलयन उसके लिए क्या होगा, अतिपराश्रित, तो कोशिका क्या होगी, फट जाएगी। किसी आम की कोशिका को किसमें लवणीय जल में रख दिया तो क्या होगा, तो लवणीय जल में नमक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वो कैसा होगा, अतिपराश्रित, और वो फूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी और बाह्य परासरण हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपको कह दिया पानी में किशमिश को पानी में रख दो, तो किशमिश के अंदर का जो आपके पास क्या होगी, सांद्रता ज्यादा है, बाहर तो विलायक है तो सांद्रता कम है, तो फूल जाता है, बिकॉज वो क्या है उसके लिए अल्प पराश्रयी। तो मैं लाइनें ध्यान से पढ़नी है। एक बार बोर्ड में सवाल पूछा, यदि किसी अंडे को अतिपराश्रयी में रख दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंड कोशिका कहते हैं, कोशिका का मतलब क्या, ऊपर से छिलका उतारने के बाद जो मोल आपके पास कोमल चीज है, मुलायम चीज है, वो है कोशिका। अगर कोशिका को नमकीन जल में रख दे तो क्या होगा, तो कोशिका के अंदर नमक कम है, बाहर नमक ज्यादा है, तो क्या हो गया आपके पास अतिपराश्रयी है, और अतिपराश्रयी होने के कारण वो क्या होगा, आपके पास ब्लास्ट हो जाएगी, बाह्य पराश्रयी हो जाएगा। नेक्स्ट, समपराश्रयी का तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है भाई, और इसमें समपराश्रयी में क्या है, 2 बिलियन जिनके पराश्रयी दाब समान है, तो वो कैसे होंगे, समपराश्रयी। इसमें सीधा ध्यान रखना है, इसका बराबर उसका, ठीक है, इसका बराबर उसका जब करोगे आप तो फॉर्मूला क्या आएगा, पूरा डेरिव करके बता देते हैं। पाई1 बराबर हो गया पाई2, इसका C1 RT इक्वल्स टू C2 RT, RT से RT कट, सांद्रता क्या बताई थी बेटा अभी आपको, N1/V, इसमें भी N2/V, क्योंकि आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा, तो आयतन से आयतन कट, इधर हो गए मोल, इधर हो गए मोल, तो क्या बन गया, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। बस ये इसका फॉर्मूला, इसका बराबर उसका, देखो इसका भार बटा इसका अणुभार बराबर उसका भार बटा उसका अणुभार। राजस्थान बोर्ड 2018 यहां से सवाल पूछ चुका है, 2017-2018 सवाल था आपके पास ये वाला सवाल, हम यहां लिखते थे 4% यूरिया, 4% यूरिया किसी कार्बनिक पदार्थ, किसी कार्बनिक पदार्थ ए के साथ, किसी कार्बनिक पदार्थ के 12%, किसी कार्बनिक पदार्थ ए के, किसी कार्बनिक पदार्थ ए के 12% के साथ समपराश्रयी है, समपराश्रयी है, तो कार्बनिक पदार्थ ए का अणुभार ज्ञात करो, कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए। जब आपने समपराश्रयी देख लिया तो डायरेक्ट शर्त लगाओ, W1/M1 बराबर W2/M2। अब W1 कौन है बेटा, यूरिया, तो WuMu यूरिया के लिए। वहां कार्बनिक पदार्थ A, तो A और A। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एक अणुभार। तो अब ये जो मात्रा दी है ये तो यूरिया की है और ये किसकी है, कार्बनिक यौगिक की है। तो यूरिया की मात्रा 4, यूरिया का अणुभार 60, NH2CO NH2, यूरिया का सूत्र क्या हो गया, NH2C+O NH2, अणुभार निकाल लो 60 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही इसका WA की मात्रा कितनी होगी, 12 बटा इसका अणुभार आपको ज्ञात करना, तो कितना हो जाएगा, MA बराबर स्थानांतरित कर लो, ये इधर ये चला गया इधर, 12 × 60 बटा कितना हो गया 4, और 4 × 12 और 6 × 18, तो इसका अणुभार कितना हो गया 180। ये राजस्थान बोर्ड में पूछा गया सवाल है। राजस्थान बोर्ड 2019-2020 अभी की एग्जाम में पिछले साल ही सवाल इसी का पूछा जा चुका है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको एक यौगिक दिया,
कार्बनिक यौगिक आपकी किताब का एग्जाम्पल है, लेकिन सारे उदाहरण हम एक साथ सोल्व करेंगे। ये तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको यहाँ दे दिया। सारे उदाहरण अगली क्लास में आपके पास 1 बाय 1 आ जाएंगे, क्योंकि अब अणुसंख्या गुणधर्म खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास परासन दाब। तो परासन दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 3। 2 विलयन जिनके परासन दाब समान हो तो समपरासरी, इसका भार बटा इसका अनुभार बराबर उसका भार बटा उसका अनुभार। नेक्स्ट, अल्प परासरी और अति परासरी, दो भिन्न भिन्न परासन दाब वाले विलयन, दो भिन्न भिन्न परासन दाब वाले विलयन जिनमें अधिक परासन दाब वाला कम वाले के सापेक्ष क्या है आपके पास? अति परासरी, और कम वाला क्या? अल्प परासरी। यदि किसी कोशिका को अति परासरी में रखा तो वो बाह्य परासरित हो जाएगी, और अगर उसको इसमें रखा आपने अल्प परासरी में रखा तो वो अंतः परासरित हो जाती है, अर्थात फूल जाती है। यह हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म पूरा कंप्लीट होता हुआ। अब अणुसंख्यक गुणधर्मों से रिलेटेड हम 2-4 प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या बनने वाले हैं आपके पास। तो देखो, इससे रिलेटेड पहले मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं चारों का, ताकि इससे संबंधित 2-4 सवाल जो आपकी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप सीख सको। तो सुनना, इसमें जो आपके पास अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसमें एक आयोटा का सवाल 2019 में भी पूछ चुका है, वांट ऑफ गुणांक आयोटा। अगली और लास्ट क्लास में रहेगा असामान्य अनुभार और वांट ऑफ गुणांक, लास्ट टॉपिक है, जो अगली क्लास में जो इसका भाग संख्या 5 आएगा उसमें हम फिनिश कर देंगे। तो अभी सुनिए, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। पहला कौन सा था? RLVP, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा था? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा कौन सा था? हिमांक का अवनमन। और चौथा कौन सा था? परासन दाब पाई। ये 4 हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म है। मैं कहता हूं चारों के फॉर्मूले लिखो। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे आप, क्या लिखोगे? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या लिखोगे? XB, विलय की वॉल्यूम। इसको बोलो बेटा डेल्टा TB समानुपाती छोटा m। नेक्स्ट, इसको लिखोगे डेल्टा TF समानुपाती छोटा m। इसको लिखोगे पाई समानुपाती m। सभी को खोल के लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर n अपॉन n प्लस n इंटू आयोटा। आयोटा मतलब वांट ऑफ गुणांक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल सी बात बता दो, आयोटा कब गुणा होगा कब नहीं होगा, और उसके 1-2 क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको खोलो, तो डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू मोलरता, ग्राम में मात्रा बटा अनुपात G अजूरवा इंटू 1000 बटा WA इंटू क्या लग जाएगा हमारे पास? आयोटा। नेक्स्ट, अगली बात, अगली बात आ रही है हमारे पास यहाँ डेल्टा TF। अब ये आयोटा लग भी सकता है और नहीं भी लगेगा, ये कब लगेगा और कब नहीं इसकी बात होगी। बात डेल्टा TF समानुपाती छोटा m अगेन, तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा TF बराबर KF, यहाँ B, फिर देखो WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA इंटू आयोटा, और सबसे लास्ट में परासन दाब, तो पाई समानुपाती m। तो पाई बराबर क्या होता है? इसको हटाने पर CRT, और C सांद्रता, और सांद्रता बराबर आपको पता है N/V RT इंटू आयोटा। अब आयोटा कब लगेगा? न्यूमेरिकल सवाल बताते समय ये बातें बताऊंगा, लेकिन आयोटा कब लगेगा ध्यान रखें। अगर प्रश्न में लिखा हुआ आयनन, अगर प्रश्न में लिखा वियोजन, अगर लिखा हुआ संगुणन, अगर दिया हुआ आपको आयोटा का मान, तब आयोटा गुणा होगा, नहीं तो आयोटा से गुणा आपको नहीं करना। फॉर्मूला ये रहने वाला है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट राउंड में हम इसके उदाहरण करेंगे, जिससे आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी। परंतु अभी मैं चलते चलते आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसका देखना कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है कि आयोटा का मान इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी किताब का ही सवाल सुनो, राजस्थान बोर्ड 2014-2016 ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से किसका क्वथनांक उन्नयन
या यूं पूछ सकता है किसका क्वांट ऑफ गुणांक आयोटा क्वथनांक यूनियन सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। तुम्हारी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक कर लेना बेटा, दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन है आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। ऑप्शन कुछ ऐसे रहेंगे, देखो 0.1 m NaCl, बी 0.1 m यूरिया, सी हो गया आपके पास 0.1 m CaCl2, यहां हो गया 0.1 m AlCl3 और आपको सवाल पूछा गया ये। तो सबसे पहले तो एक बात सुन लो कि आयोटा का सूत्र क्या है। तो आयोटा है आपके पास क्वांट ऑफ गुणांक आई, इसमें जो बढ़ने वाले हैं वो तो बढ़ेगा बेटा, आयोटा समानुपाती डेल्टा टी बी समानुपाती पाई, मतलब जब जब आयोटा का मान बढ़ेगा ये दोनों तो बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हिमांक का उन्नमन हो रहा है वो घटेगा और ये भी आपके पास घटेगा। तो कहने का मतलब है आप सूत्र से मिलान कर लो, आयोटा किसका ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा टी बी ज्यादा होगा, बस सीधी बात, यहां से आप मेजर कर लो इसको। तो नेक्स्ट सर्वाधिक किसका होगा, तो अब जब सांद्रता समेत आपको दी हुई है, अगर प्रश्न में सांद्रता दी हुई है और आपको आयोटा से मान ज्ञात करना है, तो आयोटा के लिए इसका सूत्र होगा आयोटा बराबर दी गई सांद्रता इनटू आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। तो देखो इसमें कितनी सांद्रता है 0.1, NaCl आयन कितने बेटा 2, तो 2 से गुणा हो गया। कार्बनिक यौगिकों का जो आपके पास आयन होगा वो एक ही माना जाएगा, तो यूरिया कार्बनिक है 0.1 × 1, यहां पर कितना हो गया 2 क्लोरीन है एक ये, तो 0.1 × 3, AlCl में 3 क्लोराइड एक एल्युमिनियम 0.1 × 4, तो आंसर आ गया 0.2, 0.1, 0.3, 0.4। तो सर्वाधिक क्वथनांक यूनियन किसका होगा, चौथे का होगा। जिसका आयोटा ज्यादा है उसका डेल्टा टीबी क्या होगा, ज्यादा। आरबीएससी बोर्ड 2012 भी ऐसा एक सवाल पूछ चुका है, कुछ क्रम दिए एग्जाम आइडिया में देख सकते हैं, कुछ क्रम दिए और पूछा कि सर्वाधिक क्वथनांक यूनियन किसका होगा, उसका होगा जिसका आयोटा ज्यादा होगा। और आयोटा निकालने के लिए फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ। आयोटा क्या होता है, क्वांट ऑफ गुणांक को कहते हैं, अगली क्लास में इसका स्टडी करेंगे, बट ये आपके अणुसंख्या गुणधर्म खत्म हो चुके हैं। तो यहां तक हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म पूरा हो चुका बेटा। असामान्य अनुभार और क्वांट ऑफ गुणांक और उनके डेरिवेशन 2 टॉपिक बचे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, वो अगली क्लास में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें और लगातार अपनी स्टडी को जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा इस ऑनलाइन क्लास को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर बैठे अच्छा अध्ययन करें। नमस्कार दोस्तों।